आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल पर है जो विकास की हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। बिल्कुल, और ये सवाल किसी किताब से नहीं बल्कि सीधे उत्तर प्रदेश के देवरिया की हालिया जमीनी हकीकत से उठकर आया है। सही कहा। देखिए, एक तरफ देवरिया में 555 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश हो रहा है। चमचमाती नई 4 लेन सड़कें, एक नया मेडिकल कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय की शानदार नींव रखी जा रही है। और ठीक उसी के बगल में राप्ती जैसी महत्वपूर्ण नदी इस कदर सूख रही है कि लोग अब उसे पैदल चलकर पार कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य विवाद ये है, क्या किसी क्षेत्र की प्रगति का सबसे सटीक पैमाना ये करोड़ों रुपए का मैक्रो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जमीनी स्तर की ये जो माइक्रो लेवल चुनौतियां हैं, जैसे सूखती नदियां और सड़कों पर होने वाले जानलेवा हादसे, ये हमें विकास की एक अलग और शायद ज्यादा खौफनाक सच्चाई दिखाती हैं। मैं आज इस बात का पक्ष रख रही हूँ कि ये जो व्यापक ढांचागत विकास और संस्थागत निवेश है ना, यही किसी भी क्षेत्र की प्रगति, रोजगार और सामाजिक उत्थान की सबसे मजबूत नींव है। और मैं इस दृष्टिकोण को थोड़े अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक हम पारिस्थितिकी संतुलन और नागरिक सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को नहीं सुलझाते, तब तक केवल कंक्रीट का ये ढांचा वास्तविक प्रगति का सूचक नहीं हो सकता। देखिए, मैं अपनी बात को थोड़ा खोल कर रखती हूँ। संरचनात्मक निवेश ही व्यवस्थित विकास का असली इंजन है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा देवरिया में जिन 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसका बजट लगभग 555.45 करोड़ है, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। लेकिन वो आंकड़ा जमीन पे क्या कर रहा है? वही तो मैं बता रही हूँ। जब हम देवरिया कसिया 4 लेन या देवरिया हाटा मार्ग के चौड़ीकरण की बात करते हैं, तो हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इसके साथ मेडिकल कॉलेज ले लीजिए या ITI और कृषि विश्वविद्यालय, ये चीजें सीधे तौर पर रोजगार और शिक्षा की ठोस नींव रखती हैं। इमारतें तो बन रही हैं। और सिर्फ इमारतें नहीं, इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को आवास, चेक और ट्रैक्टर की चाबियां भी बांटी गईं। ये दर्शाता है कि ये विकास सीधे आम आदमी के दरवाजे तक पहुंच रहा है। एक मजबूत समाज के लिए आपको पहले उसका फिजिकल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ता है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। भव्य इमारतें और चौड़ी सड़कें निश्चित रूप से अच्छी लगती हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क किस काम का, अगर वो मानवीय जीवन और पर्यावरण की कीमत पर बन रहा हो? पर्यावरण की कीमत पर? जी बिल्कुल। आप खुद कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रही हैं, लेकिन जरा जमीन पर देखिए। देवरिया की जो जीवन रेखा रही है राप्ती नदी, वो आज जलवायु परिवर्तन, कम वर्षा और प्रदूषण के कारण सूखने के संकट से जूझ रही है। लोग नदी को पैदल पार कर रहे हैं। वो तो एक प्राकृतिक चुनौती है। लेकिन बिना पानी के कृषि विकास कैसे संभव है? आप करोड़ों की बिल्डिंग बना रही हैं, लेकिन खेत सूख रहे हैं। और संस्थागत ढांचे की असलियत हमारी सुरक्षा में भी दिखती है। मैं समझी नहीं। देखिए, तिलई बेलवा गांव के सुरेश यादव को ही ले लीजिए। उनकी एक नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। या फिर तरकोलवा क्षेत्र के दुबे टोला गेट के पास उस भयानक सड़क हादसे को देख लीजिए, जहां पार्सल और बोल्डर लदे ट्रकों की टक्कर में चालक विनय कुमार की जान चली गई। बिना सुरक्षा और जवाबदेही के ये चौड़ी सड़कें या नए संस्थान केवल एक भ्रम है। ये कोई असली विकास नहीं है। मुझे समझ आ रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं विनय कुमार या सुरेश यादव के परिवारों के दुख को कतई कम नहीं मान रही, लेकिन हमें इन चीजों को आपस में ऐसे उलझाना नहीं चाहिए। राप्ती नदी का सूखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय जैसी पहले ही तो किसानों को इससे लड़ने में मदद करेंगी। एक इमारत नदी में पानी कैसे लाएगी? इमारत पानी नहीं लाएगी, लेकिन वहां जो रिसर्च होगी वो पानी जरूर बचाएगी। वहां वैज्ञानिक किसानों को नई तकनीक देंगे। जो ट्रैक्टर बांटे गए हैं वो गहरी जुताई में मदद करेंगे, जिससे वर्षा जल संचयन बेहतर होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही समाधान है। ये एक बहुत मजबूत तर्क है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि पर्यावरण की क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है? मतलब ये कि आप कह रही हैं कि 10 साल बाद रिसर्च से फायदा होगा, लेकिन राप्ती नदी तो आज सूख रही है ना? और प्रदूषण या सिल्ट का जमाव जो नदी को मार रहा है, वो इसी ढांचागत विकास का ही तो नकारात्मक परिणाम है।
बिना सख्त पर्यावरण प्रभाव आकलन के जब आप निर्माण करते हैं तो मलबा नदी में ही जाता है। मैं मानती हूँ कि निर्माण के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या हम इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार रोक दें? देवरिया कसिया फोरलेन जैसी परियोजनाएं आर्थिक गतिशीलता के लिए बहुत जरूरी हैं। डाक पार्सल या माल ढुलाई की गति इसी से तय होती है। रुकिए, गति का क्या फायदा अगर वो जानलेवा बन जाए? जिस बुधवार की रात विनय कुमार की मौत हुई, वहां क्या हुआ था? कसिया जा रहा बोल्डर लरदा ट्रक और देवरिया आ रहा डाक पार्सल ट्रक आमने सामने टकरा गए। सड़क का चौड़ीकरण बिना सही ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा नियमों के सिर्फ हादसों को निमंत्रण देता है। आप लोगों को सिर्फ मौत की रफ्तार दे रहे हैं। देखिए, तकनीकी रूप से फोरलेन सड़कें पुरानी सड़कों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित होती हैं। बीच में डिवाइडर होता है तो आमने सामने की टक्कर की संभावना कम हो जाती है। पर हादसा तो हुआ ना? वो ट्रांजिशन फेज में होता है, जब काम चल रहा हो या लोग नियम तोड़ रहे हों। उल्टा यही चौड़ी सड़कें आपातकालीन सेवाओं की रीढ़ हैं। आपको पता होगा कि हादसे के बाद घायल को तुरंत उसी नए मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था। ये बहुत विडंबना की बात है कि आप मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दे रही हैं। हाँ, विनय कुमार को वहां पहुंचाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मेरा पॉइंट यह है कि हमारा भौतिक विस्तार हमारी जवाबदेही से बहुत आगे निकल गया है। एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एक सुरक्षा जाल बुनने की तरह है। जब आप जाल बुनते हैं तो पहली बार में वो परफेक्ट नहीं होता। ये रातों रात हर समस्या का हल नहीं करेगा, लेकिन भविष्य के लिए एक व्यवस्था तो खड़ी करेगा ना। बिल्कुल, लेकिन जब मौजूदा सुरक्षा जाल ही लोगों का दम घोट रहा हो तो क्या? सुरेश यादव के बेटे अनिकेत को सिर्फ एक सूचना मिली कि पिता की तबीयत खराब है। जब तक वो उन्हें जिला अस्पताल ले जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। वो एक जांच का विषय है। जी, और जब तक मौजूदा संस्थागत देखभाल तंत्र में पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक पुलिस जांच की नौ बहाने वाली जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ये नई इमारतें सिर्फ पत्थर के ढांचे मात्र हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि जवाबदेही होनी चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हमें इन घटनाओं के आधार पर पूरे विकास मॉडल को खारिज नहीं करना चाहिए। हमें सामाजिक मनोबल को भी देखना चाहिए। किस तरह का मनोबल? खेल और युवाओं का मनोबल। हाल ही में रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में देवरिया ने कुशीनगर को 4 गोल से हराकर हॉकी प्रतियोगिता जीती। उससे पहले सिवान को 2-0 से हराया था। स्टेडियम में भारी भीड़ थी। ये बताता है कि समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा है। जब आप संस्थागत ढांचा बनाते हैं तो आप युवाओं को सही दिशा देते हैं। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? मैं खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को बिल्कुल कम नहीं आंकड़ा। उनकी उपलब्धि सराहनीय है, लेकिन क्या ये जीत समाज की उस गहरी चिंता को मिटा सकती है जो लोग राप्ती नदी के सूखने को लेकर महसूस कर रहे हैं? खेल अपनी जगह है और नदी अपनी जगह, लेकिन जीवन तो एक ही है ना। असली विकास वह है जो समाज के हर पहलू, खेल के मैदान से लेकर नदी के घाट तक में स्थिरता लाए। अगर किसान के पास पानी नहीं है और सड़कों पर सुरक्षा नहीं है, तो खेल की जीत हमें मुकम्मल राहत नहीं दे सकती। मैं समझती हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है, लेकिन चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि 655 करोड़ रुपए का ये निवेश और 4 लेन जैसी परियोजनाएं एक आधुनिक देवरिया की नींव रख रही हैं। ये मैक्रो लेवल का ढांचा ही हमें संसाधन देगा, जिससे हम माइक्रो लेवल की समस्याओं को भविष्य में सुलझा सकेंगे। और मेरी तरफ से निष्कर्ष यही है कि हम राप्ती नदी के सूखने, सड़क हादसों और संस्थागत लापरवाही जैसे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये साफ चेतावनी दे रहे हैं कि केवल भौतिक निर्माण पर्याप्त नहीं है, हमें मानवीय सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। तो हम दोनों इस बात पे जरूर सहमत हैं कि ये क्षेत्र एक गहरे बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जी बिल्कुल। असहमति बस इस बात पर है कि बदलाव को मापने का असली पैमाना क्या होना चाहिए, सरकारी निवेश के शानदार आंकड़े या फिर रोजमर्रा के जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा। एकदम सही। और हम अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि वे इन दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर स्वयं इस स्थिति का विश्लेषण करें। ये विचार करने का विषय है कि हमारे अपने क्षेत्रों में विकास की असली परिभाषा क्या है। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।